तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंट्रो पार्ट देखा था। पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति या निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति हम इंट्रो पार्ट देखा था, जिसमें कि मैं बताया था कि जो पवन अपर्दन कैसे करती है और क्यों करती है। पवन के अपर्दन के कारण पवन के अपर्दन के लिए क्या क्या होनी चाहिए और पवन के अपर्दन कितने तरह से पवन अपर्दन करती है। मैंने बताया था कि 3 तरह से अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण, ये सब बता दिया था। तो आज हम देखेंगे कि पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन से स्थलाकृति बनते हैं, कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए, पवन से जो निर्मित अपर्दन से जो स्थलाकृति बनता है, वो पहले बनता है एक छत्रक शिला किसको कहते हैं, मान के चलिए। देखिए, मरुस्थलीय भाग में कहीं कहीं पर इस तरह की आकृति रहता है, ठीक है। देखिए, इस तरह की आकृति रहता है मरुस्थलीय भागों पर में कहीं कहीं पर। तो देखते हैं, तो छत्तानुमा ये स्ट्रक्चर है, छत्तानुमा ये आकृति है, तो इसीलिए इसको हम छत्रक शिला कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर का जो ये भाग होता है ये कठोर सेल रहता है, ये मजबूत सेल रहता है, और नीचे वाला जो भाग रहता है ये मुलायम सेल रहता है, मुलायम चट्टाने रहता है, जिसके कारण पवन का जो अपर्दन का प्रभाव इस पे मुलायम पे निचला भाग पे पड़ता है, इसीलिए ये भाग कटते जाता है, पतला होते जाता है। तो ये देख लिए। अब दोस्तों मैं बता दूं कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक स्थलाकृति देख लीजिए, छत्रक शिला, हम बाद में उसका अथी लिखाएंगे, डेफिनेशन। छत्रक शिला देख लिए। अब दूसरा स्थलाकृति के बारे में बताता हूँ। मैं पहले बताता हूँ सबके रफ टाइप से बताता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन बताऊँगा, उसके बाद आप लिखिएगा। तो दूसरा स्थलाकृति क्या होता है, दूसरा स्थलाकृति का नाम है भूस्तंभ। मरुस्थल या शुष्क भागों में कहीं कहीं पर क्या होता है कि कठोर, जैसे मुलायम चट्टान है ना, तो मुलायम चट्टान के ऊपर में कठोर चट्टान का आवरण पाया जाता है। जैसे मान के चलिए ये चट्टान है, तो मान के चलिए मुलायम चट्टान है, तो यहाँ पे इसको कठोर चट्टान का आवरण ऊपर में पाया गया है, नीचे मुलायम चट्टान है, कठोर चट्टान का आवरण उस पर है, इस पर नहीं है। फिर इस पे गोल टाइप से कठोर चट्टान का आवरण इस पे भी पाया गया है, फिर इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है और इस पे नहीं है। तो क्या होगा, पवन का अपर्दन या अपघर्षण का प्रभाव से ये सब सेल में कट जाएगा, कट के गिर जाएगा, ये सब सेल कट के गिर जाएगा, ये सब सेल कट के गिर जाएगा, ये जो है जो रह जाएगा, एक स्तंभ के रूप में रह जाएगा, इस तरह करके स्तंभ के रूप में। दूसरा, तो इसको हम भू स्तंभ कहते हैं। तो दूसरा आकृति है, पहला छत्रक शिला, दूसरा आकृति भू स्तंभ। अब तीसरा देखेंगे, यारडंग। तो यारडंग दोस्तों क्या होता है कि मरुस्थल या शुष्क प्रदेशों में जब कभी ठोस और मुलायम चट्टानों का स्तर, जो लेवल जो होता है, वो ठोस तथा मुलायम चट्टान जब लंबवत रूप में ऐसे करके, मान चलो ऐसे करके है चट्टान है, इसी के बीच में मान चलो मुलायम चट्टान है, इसी के बीच में मुलायम चट्टान है, इसी के बीच में मुलायम चट्टान है, ये सब चट्टान ठोस है। तो क्या होगा, पवन का जो अपर्दन का प्रभाव होगा, ये सब मुलायम चट्टान को उड़ा के लेके चल जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, मुलायम चट्टान को उड़ा के लेके चल जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, मुलायम चट्टान को उड़ा के लेके चल जाएगा, ये सब मुलायम चट्टान को उड़ा के लेके चल जाएगा, क्योंकि ये मुलायम है और ये सब, ये वाला भाग इसी तरह खाली रह जाएगा, ज़मीन पर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यारडंग कहते हैं, यारडंग। तीसरा यारडंग।
देख लीजिए तीसरा आकृति, बाद में हम सबका डेफिनेशन लिखाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यार्डंग अगर पहले मैं समझाता हूँ। अब चौथा क्या होता है, चौथा यही होता है कि जब ये यार्डंग छोटा हो जाता है ना, इतना इतना लेवल में हो जाएगा, तो उसको हम इनसेलबर्ग कहते हैं, इनसेलबर्ग को समझाते हैं। देखिए शुष्क प्रदेशों या मरुस्थलीय भागों में क्या होता है कि अपर्दन या अपक्षय के कारण मुलायम चट्टानों का जो अपर्दन या अपक्षय के कारण मुलायम चट्टान तो शीघ्र ही वो उसका अपर्दन हो जाता है, वो तुरंत ही अपर्दित होकर कट जाता है, हट जाता है, घिस कर पीट कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कठोर चट्टान अवशेष के रूप में जो सतह पर दिखाई पड़ते हैं, कठोर चट्टान अवशेष के रूप में सतह पर दिखाई देते हैं। मुलायम चट्टान सतह पर से शीघ्र अपर्दन हो जाता है, मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है अपघर्षण के प्रक्रिया के स्वरूप। लेकिन ये कठोर चट्टान के अवशेष ऊंचे ऊंचे टीले के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसी को हम इनसेलबर्ग कहते हैं। इनसेलबर्ग जर्मनी भाषा का एक शब्द है इनसेलबर्ग, जिसका मतलब होता है टापू या तो द्वीप या द्वीपीय पर्वत, जिसका मतलब होता है पर्वत या द्वीपीय पर्वत। ये जर्मनी भाषा का एक शब्द है इनसेलबर्ग। अब ड्राई कांटर, तो चौथा कौन देखे, इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग। अब देखो ड्राई कांटर क्या होता है दोस्तों। कभी कभी आप देखे होंगे कि सतह पर मरुस्थल भाग में, पथरीले मरुस्थल भाग में भू सतह पर चट्टान रहता है, ठीक है, चट्टान रहता है, तो उस चट्टान पर पवन के अपघर्षण प्रक्रिया के स्वरूप या अपर्दन प्रक्रिया के स्वरूप उस चट्टान पर खनूचे हो जाता है। हवा चलती है, हवा चलने से हवा चलने से खरोंचे उत्पन्न हो जाता है। जैसे चट्टान है, सतह पर रखा हुआ है, भू सतह पर हवा इधर से मान चलो चल रहा है, तो खरोंचे उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर हवा चारों दिशा से होकर चलता है, एक दिशा से चलेगा तो एक तरफ से खरू, और यही हवा अगर कई दिशाओं से होकर चलता है तो इसका आकार चतुष्ट फलक हो जाता है, यानी कि 4 दिशा वाला। ऐसे इस तरह शिलाखंड का निर्माण इस तरह हो जाएगा, 4 उसका दिशा हो जाएगा, ऐसे, जिसमें कि एक फलक तो ज़मीन पर रहेगा, बाकी 3 फलक निकला हुआ रहेगा। तो 3 फलक जो निकला हुआ रहता है, इसी को हम ड्राई कांटर कहते हैं। वैसे रहता है एक्चुअली में 4 फलक, क्योंकि 4 फलक नहीं गिनते, क्योंकि एक फलक भू स्तंभ पे रहता है और बाकी 3 फलक निकला हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम ड्राई कांटर कहते हैं। 5वां हम देख लिए। अब हम सबका डेफिनेशन लिखवाता है। तो छत्रक शिला, तो लिखिए छत्रक शिला। मरुस्थलीय या शुष्क प्रदेशों में यदि कठोर चट्टानों के रूप में कठोर चट्टानों के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत दिशा में मिलती है, तो यदि मरुस्थलीय या शुष्क प्रदेशों में या शुष्क भागों में कठोर चट्टान के रूप में चट्टानों कुछ भी लिख सकते हैं। मरुस्थलीय या शुष्क प्रदेशों या शुष्क भागों में कठोर चट्टानों के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत दिशा में मिलती है, तो पवन के अपघर्षण प्रभाव द्वारा विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण होता है। चट्टान के निचले भाग में पवन के अत्यधिक अपघर्षण प्रभाव द्वारा इसका आधार कटने लगता है, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। चट्टान के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण के द्वारा इसका आधार कटने लगता है, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। और यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती है, तो
चट्टान का निचला भाग, चट्टान का आधार चारों तरफ से कटकर पतला हो जाता है और ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है, जिससे छतरीनुमा संरचना निर्मित होती है, जिसको हम छत्रक शिला कहते हैं, समझ गए। दूसरा क्या था? भूस्तंभ। भूस्तंभ लिखिए। दूसरा भूस्तंभ शुष्क या मरुस्थलीय भागों में यदि असंगठित या कोमल सेलों के ऊपर कठोर या प्रतिरोधी सेलों का आवरण होता है तो नीचे स्थित कोमल सेलों पर अपरदन का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कठोर या प्रतिरोधी सेलों का आवरण कोमल सेलों को संरक्षण देता है। परंतु समीपी स्थित कोमल सेलों पर अपरदन का प्रभाव या अपरदन की क्रिया होती रहती है, जिससे अगल बगल के सेलें कटकर हट जाती है और कठोर आवरण वाले सेल भूस्तंभ के रूप में भू सतह पर दिखाई पड़ते हैं। भूस्तंभ या मरुस्थलीय क्षेत्रों में यदि कोमल या असंगठित चट्टानों के ऊपर कठोर या प्रतिरोधी सेलों का आवरण मिलता है तो वहाँ पर नीचे स्थित कोमल सेलों पर अपरदन का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिरोधी या कठोर सेल इन कोमल सेलों को संरक्षण प्रदान करती है, परंतु समीप के कोमल सेलों पर अपरदन का प्रभाव घटित होते रहता है, जिससे अगल बगल की सेलें कटकर गिर जाती है और प्रतिरोधी सेल के आवरण वाला भाग भूस्तंभ के रूप में भू सतह पर दिखाई पड़ता है। स्तंभ के रूप में भू सतह पर दिखाई, भूस्तंभ काट दीजिएगा, स्तंभ लिखिएगा। स्तंभ के रूप में प्रतिरोधी या कठोर सेलों के आवरण वाला भाग स्तंभ के रूप में भू सतह पर दिखाई पड़ता है, जिसे हम भूस्तंभ कहते हैं। तो देख लिए भूस्तंभ। अब तीसरा क्या था? यार्डंग था। तीसरा था यार्डंग। जब कठोर और कोमल सेल का आवरण जब कठोर और कोमल सेल का स्तर मतलब लेवल, जब कठोर और कोमल सेल का स्तर लंबवत दिशा में मिलती है, जब कठोर और कोमल सेल का स्तर लंबवत दिशा में मिलती है तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा जब कठोर और कोमल सेल का स्तर लंबवत दिशा में मिलती है तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा कोमल सेल को शीघ्र अपरदित कर उड़ा ले जाती है। तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा कोमल सेल को शीघ्र अपरदित कर उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कठोर सेल के मध्य से कोमल सेलों के उड़ जाने के कारण प्रतिरोधी या कठोर सेल भू सतह पर खड़े रह जाते हैं
और इन सेलों के पार्श्व वाले भाग में, यानी पार्श्व मतलब कहते हैं साइड, और इन सेलों के पार्श्व वाले भाग में पवन के अपर्दन प्रक्रिया के स्वरूप नालियां का निर्माण हो जाती है, जिससे निर्मित स्थलाकृति को हम यारडंग कहते हैं। अब इंसेलबर्ग देखेंगे, यारडंग हो गया, अब इंसेलबर्ग देखेंगे। इंसेलबर्ग जर्मनी भाषा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका मतलब होता है द्वीप, पर्वत या द्वीपीय पर्वत। इंसेलबर्ग जर्मनी भाषा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका मतलब होता है पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत। द्वीप या द्वीपीय पर्वत। पहले लिखेंगे पर्वत, फिर लिखेंगे द्वीप, और फिर लिखेंगे या द्वीपीय पर्वत। इंसेलबर्ग एक जर्मनी भाषा का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत। तो शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेशों में अपक्षय और अपर्दन प्रक्रिया के फलस्वरूप शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेशों में अपक्षय एवं अपर्दन प्रक्रिया के फलस्वरूप कोमल सेलों का शीघ्र अपर्दन शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेशों में अपर्दन या अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप कोमल सेलों का शीघ्र अपरदित हो जाता है, परंतु कठोर और प्रतिरोधी सेल अवशेष के रूप में ऊंचे टीले के अवशेष ऊंचे टीले के रूप में खड़े रह जाते हैं। परंतु कठोर और प्रतिरोधी चट्टान ऊंचे अवशेष ऊंचे टीले के रूप में खड़े रह जाते हैं। इस तरह के स्थल रूप को हम इंसेलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग की निर्माण की प्रक्रिया की पता लगाने का कार्य सबसे पहले बर्नहार्ट नामक विद्वान ने प्रारंभ किया था। इंसेलबर्ग की निर्माण की प्रक्रिया की पता लगाने का कार्य सबसे पहले बर्नहार्ट नामक विद्वान ने प्रारंभ किया था, इसलिए इंसेलबर्ग को हम बर्नहार्ट भी कहते हैं। इंसेलबर्ग का पार्श्व मतलब साइड। इंसेलबर्ग का पार्श्व तिरछी ढाल वाले होते हैं। इंसेलबर्ग इसको कहते हैं। साइड इंसेलबर्ग का पार्श्व तिरछी ढाल वाले होते हैं, तिरछा होता है, तिरछी ढाल वाले होते हैं। इंसेलबर्ग का साइड या साइड को पार्श्व कहा जाता है ज्योग्राफी लैंग्वेज में। इसको साइड या किनारा भी कहते हैं। तो इंसेलबर्ग का पार्श्व तिरछी ढाल वाले होते हैं। इंसेलबर्ग प्रायः गुंबदाकार के आकार में होता है। बेली विलिस नाम के विद्वान ने इंसेलबर्ग को खुला गुंबदाकार कहा। खुला गुंबद कहा। डायरेक्ट लिखिए, बेली विलिस नाम के विद्वान ने इंसेलबर्ग को खुला गुंबद कहा। खुला गुंबद की संज्ञा दी। तो इंसेलबर्ग देख लिया। अब ड्राई कांटर देखते हैं।
पथरीले मरुस्थल पर, मरुस्थलीय भागों में, पथरीले मरुस्थलीय भागों में सतह पर खड़े शिलाखंडों पर, पथरीले मरुस्थलीय भागों में सतह पर खड़े, पथरीले मरुस्थलीय भागों में सतह पर खड़े शिलाखंडों पर अपरदन एवं अपक्षय के कारण खरोंचें उत्पन्न हो जाती है। पथरीले मरुस्थलीय भागों में सतह पर खड़े शिलाखंडों पर अपरदन एवं अपक्षय के कारण खरोंचें उत्पन्न हो जाती है। और यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती है तो इसकी आकृति चतुष्ट फलक हो जाती है। तो इसकी आकृति चतुष्ट फलक हो जाती है। पथरीले मरुस्थलीय वाले भागों में सतह पर खड़े शिलाखंडों पर पवन के, पथरीले मरुस्थलीय भागों में सतह पर खड़े शिलाखंडों पर अपरदन तथा अपक्षय के कारण खरोंचें उत्पन्न हो जाती है। और यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती है तो इसकी आकृति चतुष्ट फलक हो जाती है, जिसका एक फलक, तो चतुष्ट फलक इस तरह करके पत्थर आकृति बन जाएगा, 4 गो इसका साइड हो जाएगा, ये पत्थर रहेगा इस टाइप से। पवन जो बहेगा खरोंचे उत्पन्न होगा, इधर से खरोंचे मारेगा, इधर से खरोंचे मारेगा, इधर से खरोंचे, इधर, तो इस तरह के पत्थर बन जाएगा लास्टली। चतुष्ट फलक है, 4 गो इसका फलक है, जिसका कि एक फलक भू सतह पर रहेगा, बाकी 3 फलक आगे निकला रहता है। जिसका एक फलक भू सतह पर रहता है और बाकी 3 फलक आगे की ओर निकला हुआ रहता है, जिसको हम ड्राई कांटर कहते हैं। बाकी 3 फलक आगे की ओर निकला हुआ रहता है, जिसको हम ड्राई कांटर कहते हैं। सामान्य रूप से 3 फलक वाले बोल्डर को या बुलडोजर को हम ये ड्राई कांटर कहेंगे। 3 फलक वाले बुलडोजर को ड्राई कांटर कहेंगे और 8 फलक वाले बुलडोजर को हम वेंटीफैक्ट कहेंगे। वेंटीफैक्ट और 8 फलक वाले बोल्डर को हम वेंटीफैक्ट कहते हैं। 8 फलक वाले बोल्डर को हम वेंटीफैक्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज हम देख लिए छत्रक शिला देख लिए, फिर देख लिए क्या बोलते हैं भूस्तंभ देख लिए, यार्डंग देख लिए, ड्राई काउंटर देख लिए, ये सब देख लिए जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति या क्या बोलते हैं शुष्क प्रदेशों में अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब अगले क्लास में देखेंगे हम निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। शुष्क प्रदेशों में निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति, चूँकि शुष्क प्रदेशों या मरुस्थलीय भागों में पवन का ही अधिकतर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का तो अभाव रहता है, इसीलिए पवन द्वारा निर्मित यहाँ पे स्थलाकृति हम बोलते हैं। अब जो आगे वाला क्लास होगा उसमें हम देखेंगे पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी कि शुष्क प्रदेशों में निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। दोस्तों एक बार हम फिर से सबको दोहरा देते हैं। सबसे पहले छत्रक शिला है, हम डायरेक्ट एक बार बोलते जाते हैं, आप कहाँ लाएगा सुनिए। सबसे पहले छत्रक शिला होता है मरुस्थलीय तथा शुष्क प्रदेशों में कठोर सेल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेलें लंबवत रूप में मिलती है, जिस पर पवन के अपघर्षण प्रक्रिया द्वारा विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण होती है। चट्टान के निचले भाग में पवन के अत्यधिक अपघर्षण प्रवाह द्वारा उसका आधार कटने लगता है, और यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती है तो उसका आधार चारों तरफ से कटने लगता है और पतला होता चला जाता है, जिससे निर्मित छतरीनुमा आकृति को हम छत्रक शिला कहते हैं। हो गया। अब दूसरा भूस्तंभ। मरुस्थल तथा शुष्क प्रदेशों में यदि असंगठित एवं मुलायम चट्टानों के ऊपर कठोर एवं प्रतिरोधी सेलों का आवरण होता है, तो उस आवरण के नीचे स्थित कोमल सेलों पर अपरदन का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोधी सेल इन्हें संरक्षण प्रदान करती है, परंतु समीपी स्थित
कोमल सेलों पर अपर्दन की क्रिया घटित होती रहती है और ये सेल अचानक से कटकर हट जाती है और प्रतिरोधी या कठोर सेल के आवरण वाले भाग स्तंभ के रूप में भू सतह पर दिखाई पड़ता है, जिसे कि हम भू स्तंभ कहते हैं। ये हो गया। अब यार्डंग देखते हैं। कठोर तथा मुलायम चट्टानों का स्तर यदि लंबवत दिशा में लेवल कठोर एवं मुलायम चट्टानों का स्तर यदि लंबवत दिशा में मिलती है कठोर एवं मुलायम चट्टानों का स्तर यदि लंबवत दिशा में मिलती है तो पवन कठोर एवं प्रतिरोधी सेलों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का शीघ्र अपर्दन कर उड़ा ले जाती है। मुलायम चट्टानों को शीघ्र अपर्दित कर उड़ा ले जाती है और इस प्रकार कठोर सेलों के मध्य से मुलायम चट्टान शीघ्र अपर्दित होकर उड़ जाती है और कठोर चट्टानी भाग सतह पर खड़े रह जाती है। चट्टान के पार्श्व वाले भाग पर पवन के अपघर्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप नालीनुमा संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम यार्डंग कहते हैं। यार्डंग हो गया। ड्राई कांटर पथरीले मरुस्थलीय भाग में सतह पर पड़े शिलाखंडों पथरीले मरुस्थलीय भागों में सतह पर पड़े शिलाखंडों में पवन के द्वारा खरोंचे उत्पन्न हो जाती है और यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती है तो इसका आकृति चतुष्फलक हो जाती है, जिसका एक फलक तो भूपृष्ठ पर होता है और बाकी 3 फलक आगे की ओर निकला होता है, जिसे हम ड्राई कांटर कहते हैं। समान रूप से 3 फलक वाले बुलडोजर या बोल्डर को हम ड्राई कांटर और 8 फलक वाले बोल्डर को वेंटिफैक्ट कहते हैं। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब हम कल लाएंगे एक लेक्चर पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार सुनिए ना, उसके बाद किताब पढ़िए, देखिए कैसे याद होता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए।